हेलो दोस्तों, आज हम कराने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि दोस्तों हम संजय से कराएंगे और उससे आज हम इसको पूरा कंप्लीट कराएंगे। 1 से 2 वीडियो के अंदर हम इसे पूरा कंप्लीट कराएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हमारा वीडियो आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न यानी सभी लेखकों के बारे में जितने भी प्रश्न बनते हैं, जितने भी प्रश्न आने वाले हैं, उन्हीं प्रश्नों को हम यहाँ पर कराने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दोस्तों इन सभी से हम रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं हम उन प्रश्नों को यहाँ पर कराने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ये कि संजय से मैं यहाँ पर करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। ये कुछ थ्योरी बेसिस दिया है, हमें सिर्फ बहुविकल्पीय प्रश्न ही देखने हैं और उन्हीं प्रश्नों को हम यहाँ पर जल्दी से जल्दी और कम से कम समय में पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज का हमारा पहला प्रश्न है जो कि आप देख पा रहे होंगे, छायावाद का प्रारंभ कब से माना जाता है। तो छायावाद का प्रारंभ जो दोस्तों कब से माना जाता है, ऑप्शन भी आप सभी को सब कुछ दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, तो मैं सिर्फ हाईलाइट करता हुआ चलूँगा दोस्तों और आप सभी को जल्दी से जल्दी करने की कोशिश और आपको लर्न करना है। मैं बस मेरा यही पर्पज़ है बस कि आप मोबाइल और वीडियो के द्वारा आप किस तरह से भी रिवीजन कर सकते हैं अपने प्रश्नों का। ठीक है दोस्तों, तो चलिए तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 7 यानी 1918। कितना हो जाएगा दोस्तों? 1918। छायावाद का प्रारंभ कब से स्टार्ट माना जाता है? तो 1918 से माना जाता है। चलिए तो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन छायावाद की विशेषता नहीं है? तो इनमें से दोस्तों कौन छायावाद की विशेषता नहीं है? आत्मविभक्ति, प्रकृति चित्रण और इतिवृत्तता और काल्पनिकता। तो इसका सही आंसर आप सभी को दिखाई दे रहा है और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी ठीक है, तो इतिवृत्तात्मकता जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। छायावाद के सौंदर्य चित्रण की विशेषता बताइए दोस्तों। छायावाद के सौंदर्य चित्रण की विशेषता बतानी है आप सभी को। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 7। दोस्तों जल्दी से जल्दी मैं यहाँ पर कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अगला प्रश्न है यहाँ पर, छायावाद का नामकरण किसने किया था? तो छायावाद का नामकरण किसने किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुकुटधर पांडे ने जो है इसका नामकरण किया। द्विवेदी युग का प्रारंभ कब से माना जाता है? दोस्तों द्विवेदी युग का प्रारंभ जो है कब से माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब यानी 1900 ईस्वी से जो है द्विवेदी युग का प्रारंभ माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग का नामकरण किस साहित्य के नाम पर किया गया? तो द्विवेदी युग का नामकरण जो है किस साहित्य के नाम पर किया गया? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के नाम पर किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध द्विवेदी युग से है? तो किस कवि का संबंध जो द्विवेदी युग से है दोस्तों? तो मैथिली शरण गुप्त और श्रीधर पाठक और महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन सभी का दोस्तों द्विवेदी युग से संबंध है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे देखते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी किस पत्रिका के संपादक थे? जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं जो किस पत्रिका के संपादक थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सरस्वती पत्रिका के जो है ये संपादक थे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न दोस्तों अब स्टार्ट होगा दोस्तों फर्स्ट लेखक मैथिली शरण गुप्त से। ठीक है, तो मैथिली शरण गुप्त से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को हम देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका पहला प्रश्न बना है हमारा, मैथिली शरण गुप्त किस काल के कवि हैं? तो मैथिली शरण गुप्त जो है किस काल के कवि हैं? तो आधुनिक काल के जो है मैथिली शरण गुप्त कवि हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के किस युग के कवि हैं? तो ये किस युग के दोस्तों अभी हम देख चुके हैं। तो किस युग के हैं दोस्तों? द्विवेदी युग के हैं जो कि ये द्विवेदी युग से संबंधित थे। ठीक है, अभी हम देख चुके हैं। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त के पिता का क्या नाम है दोस्तों? सेठ रामचरण। जो मैथिली शरण गुप्त के पिता का नाम क्या है? तो सेठ रामचरण है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त का जन्म किस सन में हुआ? और दोस्तों मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब हुआ? ठीक है, सन या कब हुआ वो सेम ही है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ये 1886 में उसका जन्म हुआ। मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब हुआ? 1886 में हुआ। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं, मैथिली शरण गुप्त की मृत्यु किस सन में हुई? मैथिली शरण गुप्त की मृत्यु जो है किस सन में हुई? 1886 में इनका जन्म हुआ है, तो इनकी मृत्यु 1964 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, कब हुई? 1964 में इनकी मृत्यु हुई। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं, मैथिली शरण गुप्त कहाँ के रहने वाले थे? दोस्तों कहाँ के रहने वाले मैथिली शरण गुप्त? तो दोस्तों ये हैं
चिरगांव के रहने वाले। कहाँ के हैं दोस्तों? चिरगांव के। मैथिली शरण गुप्त किसने, मैथिली शरण गुप्त जो है, मैथिली शरण गुप्त किसे अपना गुरु मानते थे? तो मैथिली शरण गुप्त जो है दोस्तों किसे अपना गुरु मानते थे? तो इसका सही आंसर आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी को। यानी ये अपना गुरु किसे मानते थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी को जो है गुरु मानते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, साकेत के रचनाकार हैं। तो साकेत के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर श, मैथिली शरण गुप्त जो है साकेत के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, साकेत महाकाव्य पर गुप्त जी कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? यानी साकेत महाकाव्य पर गुप्त जी को कौन सा पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ? तो ये हुआ है दोस्तों मंगला प्रसाद पारितोषिक। ठीक है, तो साकेत महाकाव्य पर गुप्त जी को कौन सा पुरस्कार हुआ है? तो मंगला प्रसाद पारितोषिक जो है इन्हें पुरस्कार मिला है। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य का नाम है, तो इनने जो महाकाव्य रचा है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है दोस्तों साकेत। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं कि इनमें से कौन सा काव्य ग्रंथ मैथिली शरण गुप्त का नहीं है? तो इनमें से कौन सा काव्य जो है ग्रंथ मैथिली शरण गुप्त का नहीं है? तो इसका सही आंसर कनुप्रिय जो है मैथिली शरण गुप्त का जो है काव्य, ठीक है, काव्य ग्रंथ नहीं है। अगले प्रश्न पर देखते हैं, अगला प्रश्न क्या आ रहा है? अगला है, साकेत का काव्य रूप क्या है? साकेत का काव्य रूप है दोस्तों महाकाव्य। ठीक है, साकेत का काव्य रूप क्या है? महाकाव्य। साकेत किस भाषा में लिखा गया है? तो साकेत लिखा गया है दोस्तों, साकेत किस भाषा में लिखा गया है? तो ऑप्शन नंबर डी, खड़ी बोली और हिंदी में जो है साकेत लिखा गया है। तो इनमें से मैथिली शरण गुप्त का उपनाम क्या था? मैथिली शरण गुप्त का उपनाम दोस्तों क्या था? तो देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, ऋषि केंद्र जो है मैथिली शरण गुप्त का उपनाम है। मैथिली शरण गुप्त की कौन सी कृति अंग्रेज सरकार ने जब्त कर ली? तो मैथिली शरण गुप्त की कौन सी कृति जो है अंग्रेज सरकार ने गुप्त कर ली? तो इसका सही आंसर देखते हैं, किसान जो है मैथिली शरण गुप्त की कृति जो है इसे जब्त कर लिया गया था। तो गुप्त जी की कौन सी रचना सरस्वती पत्रिका में प्रथम बार छपी थी? तो गुप्त जी की कौन सी रचना जो है सरस्वती पत्रिका में प्रथम बार छपी थी? तो इसका सही आंसर होगा और जो हेमंत जो है प्रथम बार छपी थी सरस्वती। आगे देखते हैं, सरस्वती से पहले मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं किस पत्रिका में छपा करती थीं? तो किस पत्रिका में छपा करती थी? इसका सही आंसर वैश्योपकारक में जो है छपा करती थी। ठीक है, आगे देखते हैं, साकेत किसका नाम है? साकेत किसका नाम है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर साकेत अयोध्या का नाम है। किसका नाम है? साकेत अयोध्या का नाम है। साकेत की रचना करने की प्रेरणा गुप्त जी को किससे प्राप्त हुई? तो ये किससे प्राप्त हुई दोस्तों? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से इससे प्राप्त हुई। ठीक है, तो महात्मा गांधी के गृह त्याग की घटना में महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना पर मैथिली शरण गुप्त ने किस काव्य की रचना की है? तो किस काव्य की रचना की है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यशोधरा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा गीत साकेत का है? तो इनमें से कौन सा गीत जो है साकेत का है? तो ऑप्शन देखते हैं, इसमें कौन सा गीत जो है साकेत का है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर यानी दोनों ओर प्रेम पलता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, गुप्त जी ने किसकी प्रेरणा से खड़ी बोली में कविता कितनी प्रारंभ की? ठीक है, गुप्त जी ने किसकी प्रेरणा से खड़ी बोली में कविता लिखनी प्रारंभ की? तो किसकी प्रेरणा से दोस्तों? महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से जो है खड़ी बोली में कविता लिखने प्रारंभ की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गुप्त जी ने साकेत में राम कथा के किस उपेक्षित पात्र का महत्व दिया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी उर्मिला। ठीक है, अगला देखते हैं, साकेत के नवम सर्ग की विषय वस्तु क्या है? तो नवम सर्ग की विषय वस्तु दोस्तों क्या है साकेत की? तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी उर्मिला का विरह वर्णन। ठीक है, अगले पर चलते, मेरी कुटिया में राम राजभवन मन भाया गीत कौन गा रहा था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर स यानी गीता। ठीक है, क्या होगा? गीता। अगले प्रश्न चलते, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया गीत गुप्त जी के किस काव्य में है? तो गुप्त जी के किस काव्य में है? तो इसका सही आंसर होगा साकेत। ठीक है,
अगले प्रश्न पर चलते हैं। साकेत महाकाव्य में कुल कितने सर्ग हैं? साकेत महाकाव्य में जो दोस्तों कुल कितने सर्ग हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी 12 सर्ग हैं। कितने हैं? 12 सर्ग। कैकेयी का अनुपात साकेत के किस सर्ग में वर्णित किया गया है? तो कैकेयी का अनुपात जो साकेत के किस सर्ग में वर्णित किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चलिए, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी 8वें। ठीक है। ठीक। अगले प्रश्न में साकेत महाकाव्य में किसकी विरह वेदना प्रस्तुत की गई है? साकेत महाकाव्य में जो है किसकी विरह वेदना प्रस्तुत की गई है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी उर्मिला की जो विरह वेदना प्रस्तुत की गई है। ठीक है। अगले प्रश्न साकेत नामक महाकाव्य इनमें से किस काल की रचना है? तो किस काल की रचना है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी द्विवेदी युग की वह रचना है। साकेत की रचना कब हुई थी? कब हुई अथवा साकेत का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो साकेत का प्रकाशन वर्ष दोस्तों आप सभी देख पा रहे होंगे, तो ऑप्शन नंबर यानी 1931 जो है। ठीक है। अगले पर चलते हैं। चारुचंद्र की चंचल किरणें गीत किस काव्य कृति में संग्रहित किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर यानी पंचवटी। ठीक है। चलिए, तो आगे देखते हैं। नुपुरों में भी रुन झुन नहीं, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं में कौन सी विशेषता हो रही है? तो इसमें कौन सी विशेषता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यानी विरोधाभास। ठीक है। अगला प्रश्न। गुप्त जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक किस ग्रंथ पर मिला है? तो मंगला प्रसाद पारितोषिक किस ग्रंथ पर मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब यानी साकेत। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आगे क्या अगला प्रश्न है हमारा? गुप्त जी की प्रतिभा की सबसे बड़ी विशेषता कालानुसरण की क्षमता, यह कथन किस आलोचक का है? तो दोस्तों किस आलोचक का है? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ब यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। रुदन का हंसना ही तो गान, यह गीत किस काव्य कृति का है? तो यह है दोस्तों यशोधरा का। अगले पर सखी निरक नदी की धारा नामक गीत गुप्त जी की किस काव्य कृति में संकलित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी साकेत में। इनमें से मैथिली शरण गुप्त की कलावधि क्या है? तो मैथिली शरण गुप्त की जो है कलावधि दोस्तों क्या है? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर यानी 1886 और 1964 ईस्वी। सीता ने अपनी कुटिया में किसकी छवि अंकित की है? तो सीता ने अपनी कुटिया में किसकी छवि जो अंकित की है? तो की है दोस्तों उर्मिला की। ठीक है। किसकी की है? उर्मिला की। अगला प्रश्न पर चलते हैं। सीता की कुटिया रूपी राजभवन का सचिव कौन है? तो रूपी राजभवन का सचिव है दोस्तों, ये प्रश्न आपने देख नहीं पाया, चलिए तो आप यहाँ से दोबारा देख सकते हैं। यानी सीता की कुटिया रूपी राजभवन सचिव कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर यानी लक्ष्मण। ठीक है। अगले पर चलते हैं। निम्नांकित में से कौन सी रचना संबंध मैथिली शरण गुप्त से नहीं है? मैथिली शरण गुप्त से इनका संबंध नहीं है, वो रचना बतानी है। तो इसका है गंगा अवतरण। ठीक है। अगला प्रश्न। आओ हम काते बुने गान की लय, इस पंक्ति में गुप्त जी पर किसका प्रभाव परिलक्षित होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी गांधी जी का। ठीक है। महात्मा गांधी जी का। ठीक है। राम कथा पर आधारित खड़ी बोली का महाकाव्य है। राम कथा पर आधारित खड़ी बोली का महाकाव्य दोस्तों कौन सा है? तो इसका सही आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर यानी साकेत। दोनों ओर प्रेम पलता है गीत किस काव्य है? किस काव्य का है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर साकेत का है। ठीक है। मैथिली शरण गुप्त के प्रथम काव्य ग्रंथ का नाम है? तो मैथिली शरण गुप्त के प्रथम काव्य ग्रंथ का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा रंग में भंग। ठीक है। अब चलते भारत भारती का प्रकाशन वर्ष है। भारत भारती का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो ये आपने नहीं देख पाया। ठीक है। भारत भारती का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर यानी 1912। ठीक है। अगले पर चलते हैं, आगे देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त ने कितने काव्य खंडों की रचना की है? तो ये किया है उन्होंने 19 काव्य खंडों की। हिंदी कवियों में सबसे अधिक प्रबंध काव्य लिखने वाले कवि हैं? तो अधिक प्रबंध काव्य लिखने वाले कवि कौन हैं दोस्तों?
तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 52 मैथिली क्षण गुप्त है। ठीक है, अगले पे चलते हैं। मैथिली क्षण गुप्त की कृति काव्य महाकाव्य को प्राचीन भारत की हिंदू संस्कृति का स्वच्छ दर्पण कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 42 जय भारत। ठीक है, आगे देखते हैं। मैथिली क्षण गुप्त की किस रचना में मुस्लिम संस्कृति की झांकी द्रष्टव्य है। तो दोस्तों मुस्लिम संस्कृति की झांकी द्रष्टव्य है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी अर्जन और विसर्जन। ठीक है, अब चलते गुप्त जी की रहस्यवादी रचना है। तो गुप्त जी की रहस्यवादी रचना कौन सी है दोस्तों, झंकार है। ठीक है, या झंकार। अगले चलते हैं। मैथिली क्षण गुप्त कृति किस महाकाव्य की प्रेरणा का स्रोत रविंद्रनाथ टैगोर काव्यिक उपेक्षिता नामक लेख है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द यानी साकेत। ठीक है, साकेत का प्रथम सर्ग आरंभ होता है। तो साकेत का ये नहीं दिख पाया। साकेत का प्रथम सर्ग जो आरंभ होता है तो कब आरंभ होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, सरस्वती वंदना। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सरस्वती वंदना। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आगे देखते हैं। नवम सर्ग में किस उपेक्षिता के विरह का वर्णन होने से यह सर्ग सर्वाधिक मार्मिक है। क्या दोस्तों, यह सर्वाधिक मार्मिक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी उर्मिला। ठीक है, साकेत के प्रथम अष्टम और द्वादश सर्ग में उत्तराधर किसके मिलने का वर्णन है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा उर्मिला और सीता। ठीक है, आगे देखते हैं। मैथिली क्षण गुप्त कृत साकेत के किस सर्ग में उर्मिला का वियोग वर्णन है। तो इसका सही आंसर होगा 9वें और 10वें सर्ग में जो है उनका वियोग वर्णन है। उपेक्षिता उर्मिला की साहित्य में प्रतिष्ठा किस कवि ने की। तो किस कवि ने की, तो इसका सही आंसर मैथिली क्षण गुप्त ने की है। किसने किया, मैथिली क्षण गुप्त ने। आगे देखते हैं। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी। तो अबला जीवन हाय तुम्हारी यह कहानी ये किससे संबंधित है दोस्तों, तो ये देखते हैं। आंचल में दूध और आँख में पानी किस कवि की पंक्ति है। तो यही है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा मैथिली क्षण गुप्त की है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब चलते हैं आगे। वेद ने तू भी भली बनी पाई मैंने आज बुझी। ठीक है, वेद ने तू भी भली बनी पाई मैंने आज बुझी मैं अपनी चाह धनी पंक्ति किसकी है दोस्तों। तो ये है मैथिली क्षण गुप्त की। किसकी है, तो मैथिली क्षण गुप्त की। आगे मैं आर्यों का आदर्श बताने आया जन सम्मुख धन को तुच्छ जताने आया पंक्ति मैथिली क्षण गुप्त की किस रचना से है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, साकेत से है। मेरे चप्पल यौवन बाल अचल अंचल में पड़ा मचल कर मत साल पंक्ति किस काव्य की है दोस्तों, किस काव्य की है। तो ये है साकेत की। हमारे राष्ट्र कवि हैं। तो हमारे राष्ट्र कवि कौन है, मैथिली क्षण गुप्त हैं दोस्तों, ये राष्ट्र कवि हैं। बहुजन वन में बने ऋक्ष वानर से मैं दूंगा अब आर्य तो इन्हें निज कर रसे पंक्ति काव्य से ली गई है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी साकेत। मैथिली क्षण गुप्त को किस कृति के आधार पर राष्ट्र कवि कहा जाता है। तो किस कृति के आधार पर इन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता है, तो इन्हें देखते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी भारत भारती कृति के आधार पर इन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता है। सजे अभी साकेत बजे हाँ जय का डंका रह न जाए अब कहीं किसी रावण की लंका पंक्ति किसकी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर मैथिली क्षण गुप्त की है। ठीक है, मैथिली क्षण गुप्त मूलतः भक्ति कवि हैं। तो दोस्तों मूलतः भक्त कवि हैं, राम भक्त कवि हैं। ठीक है, अब चलते हैं। चल चपल कमल निज चित्रकूट चल देखें प्रभु चरण चिन्ह पर सकल भाल लिपि लेखें पंक्ति किसकी है। तो ये किसकी है दोस्तों, मैथिली क्षण गुप्त की है। आगे देखते हैं। बैठी सीता सदा राम के भीतर जैसे विद्युत घनश्याम के भीतर उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो कौन सा अलंकार है इसमें देखते हैं। तो इसका सही आंसर होगा उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब आगे देखते हैं।
संप्रति साकेत समाज वही है सारा, सर्वत्र हमारे संग स्वदेश हमारा, पंक्ति किसकी है? तो दोस्तों किसकी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। ठीक है। ये देख रहे थे राम अटल अनुरागी, योगी के आगे अलख ज्योति ज्यों जागी, पंक्ति किसकी है? दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर आनी मैथिली स्वर्णगुप्त की है। ठीक है। भौरों पे भूषित कल्प लता सी फूली, गाती थी गुनगुन गान भान सा भूली, पंक्ति किसकी है? तो दोस्तों ये भी मैथिली स्वर्णगुप्त की है, क्योंकि दोस्तों मैथिली स्वर्णगुप्त का चैप्टर ही चल रहा है। ठीक है। मैथिली स्वर्णगुप्त से ही संबंधित प्रश्न यहाँ पर करा रहे हैं। तो निज सौध सदन में अटल पिता ने छाया, मेरी कुटिया में राज भवन मन भाया, पंक्ति किसकी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर स, यानी मैथिली स्वर्णगुप्त दोस्तों। ठीक है। क्या सुंदर लता वितान तना है मेरा, पुराकृत गुंजित कुंज घना है मेरा, पंक्ति किसकी है दोस्तों? तो इसका सही आंसर देखते हैं दोस्तों, इसका सही आंसर होगा मैथिली स्वर्णगुप्त की है। ठीक है। आगे देखते हैं, औरों के हाथ यहाँ नहीं पलती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी आप चलती हूँ, पंक्ति किसकी है? तो ये भी मैथिली स्वर्णगुप्त की है। गुरुजन परिजन सब अन्य ध्येय, ठीक है, गुरुजन परिजन सब अन्य ध्येय, मेरे औषधियों के गुड़ विगुड़ गए हैं मेरे, पंक्ति किसकी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आनी मैथिली स्वर्णगुप्त की है। देवर के सर की आन वान कर टाँकी, मैंने अनुजा एक पूर्ति, किसकी पंक्ति है दोस्तों? ये भी मैथिली स्वर्णगुप्त की है। तो ऑप्शन नंबर, मैं आया उनके हेतु की जो कपतापित हैं, जो विवश विकल विहीन दीन ज्ञापित हैं, उपयुक्त कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर आनी राम का है। ये किसका कथन है? राम का। मैं आर्यों का आदर्श बताने आया, जन सम्मुख धन तो तुच्छ जताने आया, पंक्ति दोस्तों किसकी है? तो ये भी पंक्ति मैथिली स्वर्णगुप्त की है। आगे देखते हैं। अब बात करेंगे हम दोस्तों यहाँ पर जयशंकर प्रसाद, जो कि जयशंकर प्रसाद का चैप्टर यहाँ पर स्टार्ट हो गया। ठीक है दोस्तों। आप चलते हैं जयशंकर प्रसाद से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को पढ़ते हैं। तो जयशंकर प्रसाद के कुछ इंपोर्टेंट प्रश्न हैं। जयशंकर प्रसाद किस काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो दोस्तों क्या जयशंकर प्रसाद किस काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये करते हैं छायावादी काव्य धारा का। जयशंकर प्रसाद का जन्म किस सन में हुआ था? तो ये हुआ था इनका जन्म ऑप्शन नंबर स, यानी 1889 में जो इनका जन्म हुआ था। जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ पर हुआ था दोस्तों? काशी में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ? काशी में। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य का नाम है, तो जिनके द्वारा रचित महाकाव्य का नाम है कामायनी। ठीक है। बहुत ही आसान प्रश्न है। कामायनी कैसा काव्य है? तो दोस्तों कामायनी जो है कैसा काव्य है? तो ये है महाकाव्य। ठीक है। आगे देखते हैं, कामायनी कैसा काव्य है? महाकाव्य है। आगे देखते हैं, कामायनी किस विद्या की कृति है? तो यह महाकाव्य विद्या की जो है कृति है। आगे देखते हैं, कौन हो तुम बसंत के दूत से किस व्यक्ति की ओर संकेत है? तो किस व्यक्ति की ओर संकेत है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर स, मनु की ओर जो है संकेत है। निम्न में जयशंकर प्रसाद की कृति कौन सी है? तो दोस्तों जयशंकर प्रसाद की कृति ऑप्शन नंबर कामायनी है। जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना आपके पाठ्यक्रम में है? तो कामायनी है। कौन सी है दोस्तों? कामायनी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, कामायनी में किस दर्शन, यहाँ पर कामायनी में किस दर्शन का प्रतिपादन किया गया है? तो कामायनी में किस दर्शन का प्रतिपादन किया गया है? तो प्रत्यविज्ञा दर्शन का जो है प्रतिपादन किया गया है। आंसू किस कवि की रचना है? तो आंसू दोस्तों किसकी कवि की रचना है? तो जयशंकर प्रसाद जी की है। और आंचल मन का आलस्य में कौन सा अलंकार है? आंचल मन का आलस्य में दोस्तों कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, यानी विरोधाभास जो अलंकार है। कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम क्या है? तो कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम जो है क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, यानी चिंता। ठीक है। आगे देखते हैं, लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कृष्ट विशेष कामायनी, यह आगंतुक व्यक्ति कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ, यानी मनु। ठीक। कामायनी में मनु पात्र किसका प्रतीक है? तो किसका प्रतीक है? तो मन का प्रतीक है मनु। ठीक है। कामायनी का श्रद्धा पात्र क्या प्रतीक है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर स, हृदय का प्रतीक है। क्या है दोस्तों? हृदय का प्रतीक। जयशंकर प्रसाद का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो जयशंकर प्रसाद का जन्म जो है किस परिवार में हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा तो सुघ्री साहू परिवार में जो है इनका जन्म हुआ था। अब देखते हैं, विखरी अलकें ज्यों
तर्क जाल के संबंध में सत्य है, तो इसका सही है मूर्ति के लिए अमूर्त उपमान जो है संबंधित शब्द है। जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम क्या है? तो जयशंकर प्रसाद के साहू देवी प्रसाद सुंगनी जो है इनके पिता का नाम है। जयशंकर प्रसाद के पितामह का नाम क्या है? तो जयप्रसाद जी के पितामह का नाम क्या है? तो इनके पितामह का नाम है दोस्तों, इनका सही है शिव रतन साहू। प्रसाद जी के विवाह हुए थे, तो प्रसाद जी के 3 विवाह हुए थे। कितने हुए थे? 3। प्रसाद जी की मृत्यु किस सन में हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों 1937 में हुई थी। कोमल कल्पना के कवि किसे कहा जाता है? तो कोमल कल्पना के कवि दोस्तों किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर प्रसाद जी को कहा जाता है। आरूढ़ यह मधुमय देश हमारा प्रसाद जी की किस कृति से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर है चंद्रगुप्त। ठीक है। बीती विवारी नामक गीत किस कृति से लिया गया है? तो लहर से लिया गया है। ठीक है। आगे जैसे कर गई तन मन सारा नामक गीत के रचयिता कौन है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर जयशंकर प्रसाद है। ठीक है। कर गई प्लावित तन मन सारा नामक गीत किस काव्य संकलन से दिया गया है? तो ये लिया गया है ऑप्शन नंबर झरना से। ठीक है। सौंदर्य नामक कविता के रचयिता हैं, तो सौंदर्य नामक कविता के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर जयशंकर प्रसाद हैं। सौंदर्य नामक कविता किस कृति से संकलित की गई है? तो सौंदर्य नामक कविता जो किस कृति से संबंधित की गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है लहर। प्रसाद जी की कृति किस कृति में रहस्यवादी भावना है? तो ऑप्शन नंबर यानी आंसू। ठीक है। कामायनी का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो कामायनी का प्रकाशन वर्ष है 1935। ठीक है। अब चलते हैं आगे, देखते हैं। आइए दोस्तों, कौन सी कृति भारतीय आनंदवाद का साकार रूप है? तो ऑप्शन नंबर है कामायनी है। ठीक है। कामायनी की श्रद्धा का पूर्ण संस्मरण किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर उर्वशी को। ठीक है। छायावाद का प्रतिनिधित्व काव्य है, तो ये है इसका सही आंसर कामायनी। ठीक है। कामायनी का मुख्य छंद क्या है? तो कामायनी का मुख्य छंद है तांटक। क्या है दोस्तों? तांटक है। प्रसाद की अंतिम काव्य कृति है, अंतिम काव्य कृति कामायनी है। जयशंकर प्रसाद जी की आरंभ में किस उपनाम से ब्रजभाषा में कविताएं लिखते हैं? तो किस उपनाम से ब्रजभाषा में कविताएं लिखते हैं? तो किस नाम से लिखते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी कालाधर। ठीक है। कामायनी का मूल उद्देश्य क्या है? तो कामायनी का मूल उद्देश्य है आनंद। ठीक है। कामायनी का मूल उद्देश्य आनंद है। प्रसाद जी की गीत काव्य है, कामायनी का मूल उद्देश्य है आनंद का। प्रसाद जी का गीत काव्य क्या है? तो ये है लहर। क्या है दोस्तों? लहर है। आगे देखते हैं। आह वेदना मिली विदाई पंक्ति किसकी है? तो यह प्रसाद जी की। ठीक है। आगे देखते हैं। आरूढ़ यह मधुमय देश हमारा जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा पंक्ति किसकी है? तो ये ऑप्शन नंबर है प्रसाद जी की है। हिमाद्री तुंग श्रृंग ब्रह्म शुद्ध भारती यह रचना किसकी है? तो ऑप्शन नंबर 42 प्रसाद जी की है। ठीक है। हृदय की तुम्हें दान कर दिया शूद्र उसने गर्व किया पंक्ति किसकी है? तो ये भी प्रसाद जी की है, क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी का चैप्टर चल रहा है। ठीक है। आगे देखते हैं। नारी तुम केवल श्रद्धा हो पंक्ति काव्य रचना ली गई है, तो ये ली गई है दोस्तों किससे ली गई है? तो कामायनी से ली गई है। ठीक है। कामायनी से। आगे देखते हैं। नारी तुम केवल श्रद्धा हो पंक्ति किसकी है? तो ये भी प्रसाद जी की है। ठीक है। काम मंगल में पंडित श्रेय सर्ग इच्छा परिणाम तिरस्कार तुम भूल बताने असफल भावधान पंक्ति किसकी है? तो इसका सही आंसर प्रसाद जी की है। ठीक है। निम्नांकित में कामायनी के सर्गों का सही क्रम क्या है? तो ऑप्शन द यानी चिंता आशा श्रद्धा काम। ठीक है। ये इनके सर्गों का क्रम है। अब चलते हैं। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठे शिला की शीतल छां एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रहर यह पंक्ति इस काव्य रचना का है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कामायनी की है। ठीक है। किसने छायावाद की न्यूनतम मूल व्याख्या की है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 प्रसाद जी ने। समरस थे जड़ चेतन सुंदर साकार बना था चेतन एक विलसती आनंद अखंड घना था पंक्ति किसकी है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द यानी प्रसाद जी की है। ठीक है। किसकी है? प्रसाद जी की है।
आगे देखते हैं जयशंकर प्रसाद की खड़ी बोली कविताओं प्रसंग का नाम क्या है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी कानन कुसुम। आगे देखते प्रसाद की कृति के प्रथम गीत काव्य का नाम क्या है। तो प्रथम गीत काव्य का नाम है करुणालय। इनमें से कौन छायावादी कवि नहीं है, इनमें से कौन छायावादी कवि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर रामधारी सिंह दिनकर जो है छायावादी कवि नहीं है। प्रसाद जी द्वारा रचित विरह काव्य कौन सा है। तो ये है इसका सही आंसर आंसू है। ठीक है, आगे देखते हैं अरुण यह मधुमय देश हमारा नामक गीत कवि किस कृति में है। तो किस कृति में, ऑप्शन नंबर चंद्रगुप्त। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला है कामायनी महाकाव्य में कामायनी किस पात्र को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ब यानी श्रद्धा को कहा जाता है। कैसे कहा जाता है, श्रद्धा को। आगे देखते हैं बीती बिवारी जागरी नामक गीत किस कृति से संकलित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब यानी लहर से है। किससे, लहर से। आगे देख कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं। तो कामायनी में है दोस्तों 15 सर्ग हैं। निम्नांकित में सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों क्या सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी मैथिली शरण गुप्त यानी यामा। यामा जो है दोस्तों महावीर प्रसाद जी की रचना है। ठीक है, वो महादेवी वर्मा जी की रचना है। ठीक है, आगे देखते हैं कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है। तो इसका सही आंसर है शांत प्रिय द्विवेदी ने। ठीक है, आगे देखते हैं इनमें से कौन सी कृति प्रसाद जी की नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी पल्लव जो है प्रसाद जी की कृति नहीं है। जयशंकर प्रसाद जी ने कुल कितने वर्ष की आयु प्राप्त की। 247 वर्ष की उन्होंने आयु प्राप्त की। कामायनी के अध्ययन की समस्या पुस्तक के रचयिता हैं। तो इसके सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यानी डॉक्टर नगेंद्र। ठीक है, कामायनी दोष रहित प्रदूषण सहित नामक पुस्तक किस लेखक की है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर स यानी रामधारी सिंह दिनकर की है। ठीक है, आगे देखते कामायनी का पात्र इंडा प्रतीक है। तो कामायनी का पात्र इंडा प्रतीक, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर स यानी बुद्धि। ठीक है, आगे देखते हैं कामायनी के अंतिम सर्ग का नाम क्या है। कामायनी के अंतिम सर्ग का नाम क्या है। तो आनंद है। क्या है दोस्तों, आनंद। आगे देखते हैं शीतल ज्वाला जलती है यह पंक्ति प्रसाद जी की काव्य की है। तो किस काव्य की है प्रसाद जी के। तो ऑप्शन नंबर आंसू की है। ठीक है, कामायनी की रचना काल इनमें से क्या है। तो कामायनी का रचना काल अपने देखा था 1935। ठीक है, कामायनी का क्या था रचना काल 1935। आगे देखते हैं आंसू रचना काल इनमें से क्या है। आंसू का रचना काल है दोस्तों 1925 है। आंसू का रचना काल 1900। ले चल तुझे बुलावा देकर गीत किस काव्य कृति से में संकलित है। किस काव्य कृति में संकलित है। ऑप्शन नंबर ब यानी लहर। ठीक है, कर गई प्लावित तन मन सारा गीत किस कृति से है। तो ये है झरना से। बीती विभावरी गीत, बीती विभावरी गीत जो है किस राग का उल्लेख है। किस राग का है। तो बेहाग का। ठीक है, आगे देखते हैं इनमें से कौन सा पात्र कामायनी का नहीं है। तो इसमें से कौन सा काव्य जो है कामायनी का नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ब यानी ईश्चा। ठीक है, आगे देखते हैं जयशंकर प्रसाद की अंतिम कृति कौन सी है। तो अंतिम कृति कौन सी है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर द यानी कामायनी है। ले चल मुझे बुलावा देकर पंक्ति आधार प्रसाद जी का क्या आरोप लगा था। तो क्या आरोप लगा था दोस्तों, ऑप्शन नंबर ब यानी पलायनवादिता। ठीक है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचना ने कहा है। किस आलोचना ने कहा है। तो ऑप्शन नंबर है डॉक्टर नगेंद्र। ठीक है, छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थ में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में और दूसरा काव्य शैली पद्धति के विशेष व्यापक अर्थ में। यह कथन किस आलोचक का है। तो ये है ऑप्शन नंबर द यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आगे छायावाद की समय सीमा क्या है। तो छायावाद की समय सीमा दोस्तों क्या है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर यानी 1918 से 1936 जो है इसकी समय सीमा है। इनमें से कौन सी विशेषता छायावाद काव्य में नहीं है। तो कौन सी विशेषता जो है छायावाद काव्य में नहीं है। तो शोषण का विरोध। ठीक है, आगे देखते हैं और देखा वह सुंदर दृश्य नयन इंद्रजाल अविराम किसकी। कुसुम वैभव लता समान चंद्रिका लिपिट घनश्याम, ये पंक्ति किसकी है। तो ये है ऑप्शन नंबर जयशंकर प्रसाद जी की है। ठीक है, ये जयशंकर प्रसाद जी की है। आगे देखते हैं नील प्रधान बीच सुकुमार खुला रहा मृदुल अंध खुला अंग
यानी अध खुला अंग खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ वन बीच गुलाबी। यह पंक्ति दोस्तों किसकी है? तो ये है जयशंकर प्रसाद जी की। नित्य यौवन छवि से ही दीप्ति वर्ण कामना मूर्ति है, तो स्पर्श आकर्षण से पूर्ण प्रकट करती ज्यों जड़ के स्फूर्ति पंक्ति किसकी है? तो ये है दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी की। ठीक है, आगे देख कामायनी पर किस दर्शन का प्रभाव है? तो कामायनी पर किस दर्शन का प्रभाव है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, प्रत्यविच्छा दर्शन का। ठीक है, आगे देखते पहली सा जीवन है व्यस्त, उसे सुलझाने का अभिज्ञान है, उसे सुलझाने का अभिज्ञान बताता है, विस्तृत का मार्ग चल रहा हूँ बनकर अनजान। एक पंक्ति किसकी है दोस्तों? यह पंक्ति है जयशंकर प्रसाद जी की। ठीक है, कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार पंक्ति किसकी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है जयशंकर प्रसाद। कवि किस कवि को दार्शनिक कवि कहा जाता है? तो किस कवि को दार्शनिक कवि कहा जाता है? तो प्रसाद जी को दार्शनिक कवि कहा जाता है। वर्तमान रहस्यवाद की धारा भारत की निजी संपत्ति है, इसमें से संदेह नहीं, किसका कथन है? तो इसका सही आंसर होगा प्रसाद जी का कथन है। किस कवि ने वेदना को जाग द्वंद्व पढ़े की है? सुरभि मई जय माता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यानी प्रसाद जी। जय शक्तिशाली हो विजयी बनो, शक्तिशाली हो विजयी बनो विश्व में गूंज राजय गान पंक्ति किसकी है? तो ये भी प्रसाद जी की है। ठीक है, आगे देखते हैं छाया भारतीय दृष्टि से अनुभूति अभिव्यक्ति की भंगिमा का अधिक निर्भर करती है, किसका कथन है? तो ये है ऑप्शन नंबर यानी जयशंकर प्रसाद जी का। तो प्रसाद जी का स्मृति काव्य क्या है? तो स्मृति काव्य है दोस्तों जैसे आंसू है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रसाद जी की प्रथम छायावाद कविता। तो दोस्तों प्रथम छायावाद कविता किन दो संकलनों में संकलित है? तो किन दो संकलनों में संकलित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है कानन कुसुम। ठीक है, आगे देखते हैं उज्जवल वरदान चेतना का सौंदर्य किससे जिसे जब कहते हैं कि जिसे सब कहते हैं पंक्ति किसकी है? तो दोस्तों जयशंकर प्रसाद की है। अब आगे देखते हैं पगली हाँ सवाल ले कैसे छूट पड़ा तेरा आंचल, देख बिखरती मणिराजी उरी उठा वे शुद्ध चंचल पंक्ति किसकी है? तो दोस्तों ये भी जयशंकर प्रसाद की जो पंक्ति है। आगे देखेंगे दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, वो देखेंगे हम अगले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, ये बस वीडियो, इसमें हमने दो लेखकों के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कराए हैं। ठीक है दोस्तों, दो लेखों के संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को हमने यहाँ पर कराया है दोस्तों। अगर हमारा वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ठीक है, ओके बाय। तो इसमें मैथिली शरण गुप्त और जयशंकर प्रसाद जो हमने यहाँ पर करा दिए हैं। ठीक है, चलिए तो